Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes. कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इश्यूज हमारे पास हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और इश्यूज के बाद हम लोग फिर एट लास्ट उस इशू से रिलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, चलिए देखते हैं फर्स्ट इश्यूज कौन से हमारे पास है। यूपी सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। यूपी सरकार के द्वारा कौन सी अभियान है? पॉलिटेक्निक चलो अभियान को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यह अभियान में है क्या? पॉलिटेक्निक, आप लोग सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक जो वर्ड है ये पॉलिटेक्निक चलो अभियान, ओके, यह वर्ड किससे संबंधित होता है? तो तकनीकी शिक्षा से। ठीक है, तकनीकी शिक्षा से संबंधित होता है। तो देख लेते हैं कि इस अभियान को क्यों शुरू किया गया है। यूपी में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, किस लिए? तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम कौन है वहाँ के? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कौन सा स्टार्ट किया गया है? पॉलिटेक्निक चलो अभियान। पॉलिटेक्निक चलो अभियान एक्चुअली क्या है कि अभी जो देखा जा रहा है, जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है प्लस प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है एंड गवर्नमेंट कॉलेज भी करीब 154 अराउंड है यूपी में, जिसमें कि अब एडमिशन की जो दर है वो दिन पर दिन क्या होती है, घटती जा रही है। ठीक है, करीब अगर लास्ट ईयर कुछ 27,000 सीट खाली रह गई थी, तो अगर इस साल देखा जाए तो करीब 4,000 समथिंग कुछ सीट है जो खाली रह गई हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको एक बढ़ावा दे रही है कि पॉलिटेक्निक चलो अभियान के तहत तकनीकी शिक्षा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके उद्देश्य और भी क्या रखा गया है उसको भी देख लीजिए। इसके उद्देश्य है कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना है ना, तकनीकी शिक्षा से जोड़ करके। इससे क्या होगा कि लाखों युवाओं को जो सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना है। लाखों युवाओं को किसमें? सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना है। ठीक है, उद्देश्य यह है पॉलिटेक्निक चलो अभियान का। अब इस अभियान में पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे सीएम है उन्होंने एक उनके द्वारा ये कहा गया है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो करीब करीब कितने लाख, तो 1 लाख, ठीक है, करीब करीब 1 लाख युवाओं को 1 लाख गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कराएगी एंड 6 लाख करीब जो रेशियो बताया गया है, 6 लाख जो रेशियो है 6 लाख का, 6 लाख वो जो प्राइवेट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब दिलवाएंगी, प्राइवेट जॉब्स दिलवाएंगी। कितनी है? 1 लाख। इससे क्या होगा, मतलब ये एवरी ईयर का है, ये एवरी ईयर का है जो यूपी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया है कि अगर वो तकनीकी रूप से युवा जो है अगर क्या हो जाते हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अगर उनको तकनीकी रूप से यानी पॉलिटिकल कॉलेज में अगर वो पॉलिटिकल चलो अभियान में शामिल होने के तहत अगर एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो क्या होगा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और इससे क्या होगा, यूपी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर 1 लाख युवाओं को प्लस 1 लाख के साथ साथ 6 लाख और भी जो निजी नौकरियां या प्राइवेट जॉब्स देंगी। ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है। ओके, चलिए अब इसके साथ ये ध्यान रखना, ये तो चलिए इस पॉलिटिकल चलो अभियान के उद्देश्य हो गए। इसके साथ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं 6 लाख कर दे रही हूँ। ठीक है, वहाँ के जो डिक्लेरेशन है कितना है, 1 लाख का है। ओके, एक्चुअली मैं इसे दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट थे, आई थिंक उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैडम आप कुछ लिखती हैं तो फिर आप रब मत किया करें, शायद उनको नोट्स बनाने के टाइम ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 6 लाख कितना है, गवर्नमेंट जॉब की बात की गई है, गवर्नमेंट जॉब है एंड 6 लाख जो है वो आपकी प्राइवेट जॉब की बात की गई है, प्राइवेट जॉब। ओके, ये किसका है, तो राज्य सरकार जो है वहाँ की राज्य सरकार सालाना इतने जॉब्स वहाँ की युवाओं को प्रोवाइड करवाएगी। किस अभियान के तहत? तो पॉलिटिकल चलो अभियान के तहत। ठीक है, चलिए अब इसके साथ अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि यूपी में, ठीक है, इसके साथ कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि यूपी में कौन कौन सी इस सप्ताह की अगर बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि यूपी में और कौन कौन से हैं जो योजनाएं जो हैं यूपी से संबंधित, कौन कौन से योजनाएं हैं जो चलाई गई है। ठीक है, यूपी में ही अभ्युदय योजना चलाया जा रहा है, अभ्युदय, ये कहाँ की है, यह भी यूपी की है। ठीक है, नंद बाबा दूध मिशन, इससे क्या होगा ना कि आपको
मैं एवरीडे बोलती हूँ क्लास में कि जो रटने वाली चीज़ है वो नहीं आएगी, ठीक है। एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि यूपी की पॉलिटिकल चलो अभियान है, यूपी में अभ्युदय योजना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन किसकी है, यूपी की है, नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन। ओके, गोरखपुर प्रेस, गोरखपुर प्रेस कहाँ पर है, गोरखपुर से ही समझ में आ रहा है कि गोरखपुर प्रेस है तो गोरखपुर में ही होगा। और इसे क्या दिया गया है, गोरखपुर प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और किस ईयर का दिया गया है, ऐसा नहीं कि 2023 या 2022 का दिया गया, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपके यूपी से रिलेवेंट हो गए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस अगर बात की जाए कि किस किस स्टेट में दो सदन है यानी विधान परिषद और विधानसभा, तो वो भी यूपी में है, ठीक है। यूपी में ही दोनों सदन है, दोनों हैं, विधान परिषद भी है और विधान, ये इसलिए मैं कर दे रही हूँ कि मैटर जो है एक जगह आपको लोगों को मिल जाएंगे, विधान परिषद प्लस विधानसभा। और विधानसभा में सीट कितनी है, विधानसभा में सीट कितनी है 403, ठीक है, सबसे अधिक विधानसभा, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी की है तो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट भी यूपी की ही होगी, 403 सीट्स है यूपी में, ठीक है, यूपी विधानसभा में। विधान परिषद में कितने हैं, 100 है, 100 सीट्स है, 100 सीट्स हैं। ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट में मैंने क्लास में करवाया था और वो यूपी में है, इसलिए यूपी से रिलेटेड ये तो आपके हो गए आज के इश्यूज, लेकिन इस स्टेट से रिलेवेंट ये सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट इश्यूज क्या है देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है, जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2023 की, ठीक है। इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि भारत की रैंक जो है वो कितनी मिली है और उसे कितना सुधार हुआ है। तो इस रैंक में भारत का देखेंगे, भारत के रैंक में पिछले वर्ष से 8 स्थानों का, पिछले वर्ष से 8, क्या हो रहा है, एक मिनट देखिए, चलिए, पिछले वर्ष से 8 स्थानों का इसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है। किसके द्वारा, सब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी किसके द्वारा किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। ये एग्जाम में ये भी पूछता है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट कब की है, 2023 यानी इस साल की। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट अब ये है कि भारत की रैंक में जो सुधार हुआ है वो कितना हुआ है, तो 8 स्थानों का सुधार हुआ है। तो आपके पास आपकी हेडलाइन से 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि इस रिपोर्ट में 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत जो है 146 देशों में, कितने देशों में, 146 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है, 127 है, कितनी है, 127वें स्थान पर है। ये 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2023 की रिपोर्टिंग। अब इसमें बोला है कि 8 स्थानों को सुधार हुआ है, दैट मीन्स अगर बात की जाए नॉर्मली तो फिर 2022 में भारत की रैंक क्या होगी, अगर 8 स्थानों का सुधार हुआ है तो कितनी होगी, 135 हो सकती है, 135 हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 का अगर हम एडिशन की बात की जाए, अगर 2022 के एडिशन की बात करते हैं तो भारत को कितना 135वां स्थान मिला है, 135वां लास्ट ईयर था, तभी तो इस साल कितना हो गया है 127वां, 8 स्थानों का क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और भारत ने पिछले संस्करण से यानी लास्ट ईयर के जो एडिशंस थी उससे 1.4 अंक का सुधार हुआ है। यह आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, परसेंटेज पूछ लेता है, 1.4% अंक का सुधार हुआ है, स्थान में 8 स्थान ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो गई भारत की बात हो गई। अब इसी जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप में है, शीर्ष जो देश है वो कौन सा है, तो यह आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है। और यह लगातार 14 साल से दुनिया का सबसे अधिक लिंग समानता वाला देश है ये, ठीक है, सबसे अधिक लिंग समानता
वाला देश है। यह इस रिपोर्ट के अनुसार यह एकमात्र ऐसा देश है जिससे क्या है, अपने लिंग को क्या किया है, 90% से अधिक कम कर दिया है। कितना? 90% से अधिक कम कर दिया है। ठीक है, आइसलैंड। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर ये लगातार 14 साल से शीर्ष पे बना हुआ है तो इसकी क्या होगी। जाहिर सी बात है कि लैंगिक समानता डे बाय डे जो है वो क्या होती चली जाएगी। सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड तो है ही। और क्यों? उस 90% से भी बोला जाए तो अधिक इसने क्या कर दिया है, 90% से अधिक जो है कम कर दिया है। ठीक है, यानी सबसे टॉप पे आइसलैंड को ध्यान रखिएगा। अब आइसलैंड के बाद और कौन कौन से हैं जो इसमें शीर्ष में है आइसलैंड के बाद? तो हमेशा इस तरह के रिपोर्ट में जो और मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे जितने भी नार्डिक देश है, केवल डेनमार्क को छोड़कर, डेनमार्क यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। अब यहाँ पर इन पांच में अगर हम बोला जाए तो ये क्या है, नॉर्डिक क्षेत्र है। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं? नॉर्डिक कंट्रीज, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज बोल सकते हैं। ये नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे आता है नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। आइसलैंड भी है नॉर्डिक में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नॉर्डिक में आपका आइसलैंड है, ओके, फिनलैंड है, उसके बाद आपका डेनमार्क भी है, नॉर्वे है। ये सब आपके नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन देश होते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज होती है। तो स्कैंडिनेवियन जो देश होते हैं, कंट्रीज होती है, उसमें नॉर्डिक भी ऐड होते हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज है, बट हम उतना डीपली जाएंगे। ये 5 इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि आपके इससे संबंधित हमें एक जो पॉइंट मिल गया वो है कि नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आती है। एग्जाम में ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है। तो आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। ठीक है, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये कंट्रीज है कहाँ। ओके, यहाँ पे सभी हैं। न्यूजीलैंड यहाँ पे शामिल है। न्यूजीलैंड नॉर्डिक में नहीं आता है। ठीक है, न्यूजीलैंड नहीं आता है। प्लस न्यूजीलैंड की जगह आप डेनमार्क कर सकते हैं। नॉर्डिक में डेनमार्क है। ओके, चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। मैप में देखते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपके पास एक वर्ड मिल रहा है स्कैंडिनेवियन, है ना, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये दिख रहा है वर्ड। और इसी में आपके शामिल और कौन से हैं? नॉर्डिक जो कंट्रीज है वो भी शामिल है। तो खैर इसमें हमें जाना नहीं है, हमें जाना कहाँ है? इसमें ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये 3 यहाँ हो गए। ठीक है, ये 3 हो गए। प्लस न्यूजीलैंड को बोला है कि न्यूजीलैंड भी क्या है, वो एक शीर्ष कंट्री में ही काउंट हो रहा है, जिसकी जेंडर गैप रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ हो गया। ठीक है, ये आपको पता है, न्यूजीलैंड यहाँ हो गया। ओके, तो न्यूजीलैंड यहाँ, ये 3 कंट्रीज। मैप को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेनमार्क, अगर यहाँ डेनमार्क होता तो डेनमार्क तो यहाँ आ जाता, तो लेकिन ये डेनमार्क हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे नॉर्डिक कंट्रीज में काउंट होता है। अगर लैंगिक समानता की बात की, जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई है उसकी बात की जाए, तो जो शीर्ष कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं? तो उसमें आइसलैंड सबसे टॉप पर है। आइसलैंड जो लगातार 14 साल से बना हुआ है। इसके अलावा जो टॉप कंट्रीज हैं, यानी 1 2 3 4 5 में जो कंट्रीज हैं वो कौन है? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है एंड न्यूजीलैंड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति है भारत के पड़ोसी देशों की? तो भारत के पड़ोसी देश में यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश। ओके, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश ही कौन कौन से हैं अपने आप में? बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका। तो इन सबों की भी जरा रैंकिंग आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इन सबों की भी रैंकिंग की थोड़ा सा ध्यान रख करके जाइएगा। एग्जाम के क्वेश्चंस का कुछ ये नहीं रहता, करंट है, मैंने पहले ही कहा है, समुद्र है, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैंने सभी दिया है। थोड़ा मेहनत पड़ेगा लेकिन याद रखिएगा। बांग्लादेश 59 है, भूटान 103 है, चीन 107 है। थोड़ा सा इस तरह से मैप करते हुए करेंगे तो याद रह जाएगा। पाकिस्तान 142 है, नेपाल 116, श्रीलंका 115। तो कैसे याद कर सकते हैं आप इसको? आप इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। नेपाल ऊपर है तो यह कितना हो गया? 116। अब श्रीलंका कहाँ है? नीचे है, तो ये 115। तो जो कम वाला है वो नीचे है, जो ज़्यादा है वो ऊपर हो गया। अब यहाँ आते हैं भूटान और चीन को देख लेते हैं। तो भूटान आपका यहाँ हो गया, ठीक है, 103। फिर थोड़ा सा और ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर 107 कर देंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करें इसको तो आसानी से हो जाएगा। अब चूंकि
बांग्लादेश आपका कहाँ है, यहाँ आ जाएगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश नीचे है तो 59 है, और पाकिस्तान यहाँ है तो ये कितना है, पाकिस्तान 142 है, ठीक है 142 है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते। चलिए अब आते हैं हम लोग जेंडर गैप रिपोर्ट को जान ले, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। अब तक तो हमने देख लिया कि किसकी कौन सी रैंकिंग है। यह 2006 से, ये कब से आ रहा है, 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के 4 समग्र क्षेत्रों की जांच करता है, ठीक है। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो शिक्षा प्राप्ति है, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और अस्तित्व, और राजनीतिक सशक्तिकरण। आपको एक चीज बता दूं कि राजनीतिक जो सशक्तिकरण है उसमें भारत ने करीब 25.1% का समानता हासिल किया है राजनीतिक सशक्तिकरण में, ठीक है। भारत का कितना है, 25.1% जो है उसने जो है समानता को इसने हासिल किया है। एक तो ये चीज हो गई, प्लस अगर अभी के समय में आप देखेंगे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सांसद होते हैं, ठीक है, अगर उसमें अगर बोला जाए कि महिलाओं की भागीदारी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महिलाएं जो हैं 15.1%, ओके 15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतिनिधित्व, ठीक है, कितना परसेंट है, 15.1% है। और राजनीति की पूरी बात की जाए, पूरी राजनीतिक सशक्तिकरण में कितना योगदान है इनका, तो राजनीति में इनका 25.1% करीब इनका योगदान है वर्तमान में। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी इनका करीब बोलेंगे तो शिक्षा में जो है नामांकन में, शिक्षा के नामांकन में, ठीक है, यानी एडमिशन जो हो रही है शिक्षा के नामांकन में भी समानता इन्होंने ऑलमोस्ट हासिल कर ली है, शिक्षक के नामांकन में भी समानता जो है ऑलमोस्ट हासिल कर ली है, ठीक है। राजनीतिक सशक्तिकरण 25.1% बोल चुकी हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये सारे जो है, ये सारे कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षा में, तो शिक्षा में कितना है समानता ऑलमोस्ट हासिल किया हुआ है, नामांकन की समानता की बात कर रही हूँ। और राजनीतिक में 25.1% समानता है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सांसदों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उसमें कितना है, 15.1%। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पॉलिटी से पूछ सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। महिला उद्यमियों को, जो महिला उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर होती हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, जस्ट अ मिनट, हाँ, यूएनडीपी और DAY NULM, ठीक है, NULM, डे एंड NULM क्या है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ओके। ये क्या है, ये है दीन दयाल, मैं लिख दे रही हूं, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ओके, अंत्योदय योजना के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना, और आप यहां पर राष्ट्रीय यानी नेशनल शहरी आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, ठीक है। यानी महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए यूएनडीपी किसके साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना और क्या है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ उसने क्या किया है, साझेदारी किया है। क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है, देखते हैं। उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में, आप पॉइंट से समझ रहे हैं कि सशक्त बनाने के लिए, तो क्या करेगा, सुविज्ञ कैरियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है। इसके साथ इसके और भी क्या क्या उद्देश्य जुड़े हुए हैं देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ और भी क्या क्या उद्देश्य जुड़े हुए हैं। जो इच्छुक महिलाओं को, जो इंटरेस्टेड महिलाएं होंगी, इच्छुक महिलाओं को देखभाल
यानी अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में अपना जो इंटरेस्टेड महिलाएं उनके लिए है, अपना उद्यम प्रारंभ करने और उद्यम का विस्तार करने में मदद मिलेगी। किससे मदद मिलेगी? यूएनडीपी। यूएनडीपी ने साझेदारी किया है ना, तो यूएनडीपी और किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय योजना प्लस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ। ठीक है, शहरी समुदायों को क्या करना है? जो शहरी, क्योंकि शहरी आजीविका भी इसमें शामिल है, शहरी आजीविका, तो शहरी समुदाय जो है उनको सशक्त बनाना है कौशल विकास के माध्यम से। ठीक है, कौशल विकास के माध्यम से जो अस्थाई आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर, अस्थाई आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीबों का उत्थान करना है। क्लियर? शहरी गरीबों का उत्थान करना, और इसको मेन क्या है? महिला उद्यमी को सशक्त करने के लिए। किन किन क्षेत्रों में अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, अगर इनमें से कोई भी अपना वो उद्यम स्टार्ट करना चाहे तो वहां इनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ और पॉइंट्स, एक मिनट, इन सबों में जो ये की जा रही है, इसके साथ जो की जा रही है, यहाँ पर आप एक पॉइंट कर सकते हैं कि भारत में जो कुल, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, या चलिए यहाँ लिख दे रही हूँ, वर्तमान में भारत में जो जितने भी कुल उद्यमियों में, ठीक है, कुल उद्यमियों में वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कुल उद्यमियों में महिलाएं, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की जो संख्या है 15%, ओनली 15%, यानी किसमें? कुल उद्यमियों में, भारत में जितने भी उद्यमी हैं उसमें महिलाओं की संख्या सोचिए कितना नगण्य है, ओनली 15% है ना। तो इन्हीं को सशक्त करने के लिए, उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना और आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? लेबर 20 यानी L20, ठीक है, इसका सम्मेलन हो रहा है 21 से 23 जून 2023, यानी अभी चल रहा है। ठीक है, आज 23 तारीख आज लास्ट है। पटना कहाँ हो रहा है? तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि L20 का जो सम्मेलन किया गया है, L20, ठीक है, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना बिहार में आयोजित किया गया है। ठीक है, लेबर 20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना बिहार में। ओके, अब इसके साथ इस सम्मेलन के दौरान सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और कार्य का भविष्य, यानी यहाँ पर भी क्या किया गया है? महिलाओं को फोकस किया गया है, महिलाएं और कार्य का भविष्य पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, अब ये जो लेबर 20 है इसको ध्यान रखिएगा कि आपके G20 के अंतर्गत ही, ठीक है, G20 के अंतर्गत ही बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप जैसे वुमेन्स 20 हो गया, साइंस 20 हो गया, है ना, विज्ञान 20, वुमेन्स 20 यानी महिलाओं 20, इन सभी का आप देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ सम्मेलन चलता आ रहा है। तो उसी प्रकार से लेबर 20, G20 क्या करती है? एक जितने भी विकसित कंट्रीज उनका एक समूह है, तो ये क्या कर रही है कि डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अलग अलग क्या कर रही है? एंगेजमेंट ग्रुप बना करके ये उस पर चर्चा कर रही है, G20। ओके, अब थोड़ा सा इस पे एक पॉइंट और देख ले, तो उसी के तहत यहाँ पर पटना में जो आयोजन किया गया है वो किसका किया गया है? ये लेबर 20 का, ठीक है, लेबर 20 का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन तो बिहार के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर वर्तमान में बने हैं। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर, ये वर्तमान में, अब ये आई थिंक ये फरवरी आसपास ये बने हैं। ठीक है, कौन है? राजेंद्र अर्लेकर ने 22 जून को L20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। L20 इस सम्मेलन का, लेबर 20 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राज्यपाल ने किया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वहां पे भी कर दीजिएगा कि मोदी जी जाकर के उद्घाटन किए होंगे, ये गलती मत कीजिएगा। राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल किए हैं। और इस सम्मेलन के बाद में, ये सम्मेलन तो हो चुका है, अब इंदौर में
इंदौर में क्या होगी? G20 श्रम एवं रोजगार जो मंत्री हैं उन सब की बैठक होगी। कहाँ पर होगी? जुलाई में होगी, ठीक है। G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ होनी है? इंदौर में होनी है। कब होगी? जुलाई में, नेक्स्ट मंथ होगी। अब G20 देशों के अलावा भारत ने अपनी अध्यक्षता में, इसमें क्या होता है कि जितने भी कंट्रीज हैं G20 की वो तो शामिल होंगे, इसके अलावा भारत ने कुछ इनसे हटके भी कंट्रीज को भारत ने इनवाइट किया था। कौन कौन सी कंट्रीज है देख लेते हैं। भारत ने जिनको इनवाइट किया, 8 देशों को अलग से इनवाइट किया था, ठीक है। और कुछ और भी मंत्रालय जिसने इसको इनवाइट किया था, देख लेते हैं कौन कौन सी है। भारत ने बांग्लादेश को, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया था भारत ने, ठीक है। इन सभी कंट्रीज को भारत ने 8 देशों को इसने क्या किया? अलग से इनवाइट किया। इसके अलावा भारत ने क्या किया था? अब ये 8 कंट्रीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मैप है आपके सामने, आप ये 8 कंट्रीज को देख सकते हैं कि बांग्लादेश है, फिर आपका संयुक्त अरब अमीरात है ना। ये सभी आप कंट्रीज यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। इसके साथ ही इस बार इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और एशियाई विकास बैंक को भी आमंत्रित किया गया है, ठीक है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। आपदा प्रतिरोधी जो बुनियादी, उनको भी इनवाइट किया गया और एशियाई विकास बैंक ADB को भी इसने इनवाइट किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। पेटोरी ओप को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किनको? पेटोरी ओप को। बस हेडलाइन याद रखिएगा, बस इस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा, किसको चुना गया है? पेटोरी ओप। कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा, फिनलैंड के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य देश है, जो रिसेंटली 2023 में बनाया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश है ये, नाटो का। अभी हालांकि नाटो आगे मिलेगा आपको, 31वां सदस्य देश है, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य देश है। कब बना है ये? 2023 में बना है, 2023 में इसको शामिल किया गया है, ओके। चलिए, और किस पार्टी से चुने गए हैं ये? और जो है कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये, कंजर्वेटिव पार्टी से चुने गए हैं, ठीक है। कौन है? पैट्री ओप, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा फिनलैंड को भी जान लीजिए, थोड़ा फिनलैंड को भी देख लीजिए। यह एक क्या है? उत्तरी यूरोपीय देश है ना। उत्तरी यूरोप आप देख ही रहे हैं, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, सब क्या है? उत्तरी यूरोप देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। इसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है, ठीक है। और मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा इसकी यूरो है, ठीक है। अब इसकी सीमा जो है किससे लगती है? स्वीडन से लग रही है, रूस से लग रही है, नॉर्वे से लगती है, बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी से मिलती है, ठीक है। और यह यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, तो मेन जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि इसकी कौन कौन से कंट्री से लगती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो रूस से लग रही है ना, फिनलैंड का रूस से अटैचमेंट के कारण, मैं आपको मैप में अभी शो कर रही हूँ, ठीक है। रूस से अटैचमेंट के कारण ही क्या किया गया था कि अभी नाटो ने क्या किया था? आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया था, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है? रशिया हो गया, ठीक है। ये रशिया है। इसी रशिया से मिलने के कारण क्या हो जाता है कि नाटो का जो एरिया है वो काफी बढ़ जा रहा है, ठीक है। नाटो का एरिया जो है वो करीब 2 गुना हो गया है। इसी के लिए इसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनलैंड की सेफ्टी पॉइंट, उसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्या किया था इसने? आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया था। किसने? नाटो ने किया था, क्योंकि ये इसका क्या हो गया? 31वां सदस्य देश हो गया है, तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसने सैन्य अभ्यास किया, आर्कटिक में किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ देख ही रहे हैं इसकी कौन कौन से किससे किससे लग रहा है, ओके। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है सीनेट यानी अमेरिकी संसद को क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। सीनेट इंडिया कॉक्स ने क्या किया है? भारत को नाटो प्लस समूह में जोड़ने के लिए एक विधेयक को पेश किया है। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि भारत जो है नाटो प्लस में शामिल हो जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है नाटो प्लस में शामिल हो जाए, ठीक है, नाटो प्लस में शामिल हो जाए। अब क्यों ऐसा, इस ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मेंस में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक से,
कि भारत नाटो प्लस समूह में अमेरिका क्यों चाह रहा है शामिल करने के लिए, ठीक है। और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने पहले क्यों मना कर दिया था, उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है वो शामिल नहीं होना चाहिए, उनका स्टेटमेंट था कि वो शामिल नहीं होना चाहते, ठीक है। तो वो इन द सेंस भारत को शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्यों मना किया, प्लस अमेरिका क्यों चाहता है, अगर इस पे आप लोग, ये आपके मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, नाटो को लेकर के कि भारत को शामिल करने की बात चल रही है। इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, एक स्टूडेंट कल थी शायद मानवी सिंह या कुछ ऐसा नाम था उनका, जिन्होंने कल के क्वेश्चंस में उन्होंने कमेंट किया था, पुर्तगाल लिखा था। थैंक यू सो मच मानवी। इस तरह से आप लगातार कंसंट्रेशन के साथ और एक कंसिस्टेंसी के साथ, कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, इन दोनों के साथ अगर आप क्लास करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी जो है कह सकते हैं कि करंट सेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और करंट किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सोचिए कि आपको वो हाफ ऑफ गेट पार कर देता है, ठीक है। और बाकी की जो रेस्ट 50% रहते हैं तो वो आपके अदर सब्जेक्ट्स करवाते हैं, ओके। चलिए, तो इस तरह से आप अपने मतलब एक लगन के साथ जो आप कर रही हैं जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच कल के आंसर के लिए, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों। यहाँ तो बस मैंने बहुत थोड़ा सा एक हल्का ही मैंने बताया है क्योंकि करंट की क्लास है। अदरवाइज अगर मेंस के लिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उद्देश्य क्या है, भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना है, ठीक है। जो विधेयक पास किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को नाटो प्लस समूह का उद्देश्य बनाना है। नाटो में ऑलरेडी कितना है, 31 सदस्य देश है नाटो के, ठीक है। 31 सदस्य देश है नाटो में। अब उसके प्लस समूह में भी कुछ कंट्री शामिल है, इन सब पे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ओके। अब वर्तमान में नाटो प्लस, ठीक है, वर्तमान में नाटो प्लस 5 या नाटो प्लस 5 अमेरिका, नाटो और 5 गठबंधन देश कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, जापान भी शामिल है, इजराइल है और दक्षिण कोरिया का एक समूह है। ये ध्यान रखिएगा, नाटो प्लस समूह की बात की जा रही है। नाटो प्लस समूह में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया अगर याद है तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे न्यूजीलैंड आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर बिल्कुल देखेंगे जापान आ जाएगा, तो 3 तो इधर हो गए। उसी साइड में थोड़ा सा और नीचे देखेंगे दक्षिण कोरिया आ जाएगा, और इधर देखेंगे तो आपका इजराइल आ जाएगा। तो ये 5 समूह में कौन शामिल हो गए हैं, अमेरिका भारत को नाटो प्लस 5, नाटो प्लस 5 का मतलब ही है ये 5 समूह को ही बोला जाता है प्लस 5, ठीक है, ये 5 समूह को ही। तो भारत क्या, अमेरिका क्या चाह रहा है कि भारत को भी नाटो प्लस 5 में शामिल करना चाहता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लाइन हो गई, क्योंकि चीन ने क्या किया है, कई मायनों में भारत और अमेरिका दोनों के लिए चुनौती पेश की है, ठीक है, इसलिए चाह रहा है। इसके अलावा भी वो रक्षा के क्षेत्र में चाह रहा है, किसके साथ अगर जुड़ जाएगा है, इसके अब काफी एक लंबी क्लास चली जाएगी, तो खैर अभी इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नाटो को देख लेते हैं। नाटो प्लस समूह में तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से कंट्रीज है नाटो प्लस समूह में, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे तो मैंने वो वर्ल्ड का मैप भी दे दिया है, उसमें बिल्कुल आप कंट्रीज को देख लीजिएगा, ठीक है। अब नाटो को थोड़ा देख लेते हैं कि नाटो में कितना है, 31 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी क्या है, राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, ठीक है। चलिए, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन 1949 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि के साथ, या वाशिंगटन संधि भी बोल सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि या वाशिंगटन संधि के साथ उसे बोला जाता है, वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन संधि के साथ, जो नाटो के कामकाज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं, क्या है, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में क्या किया है, अस्त्र फर्स्ट का सैन्य अभ्यास किया है, कहां पर, पूर्वी लद्दाख में। बस इसके साथ इतना ही और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित क्या दिया गया है, जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और यह याद रखिएगा कि यह एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं, क्या है यह,
सलमान रुश्दी जो है यह ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है। ओके इनको कौन सा जर्मन शांति पुरस्कार प्रदान किया? उन्होंने अपने साहित्यिक कार्य, क्यों दिया गया है इनको, क्यों दिया गया है? साहित्यिक कार्य और निरंतर खतरे के सामना के सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। मतलब निरंतर एक खतरों का सामना करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और साहित्यिक कार्य के लिए उनको ये जर्मन शांति जो पुरस्कार है प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यूक्रेनी लेखक, इससे पहले 2022 के लिए पुरस्कार किसको दिया गया था? तो यूक्रेन के लेखक थे सिरहा। ठीक है, यूक्रेन के लेखक कौन थे? यूक्रेन के लेखक सेरेही झादान को 2022 के लिए दिया गया था। और 2020 के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक कौन है? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन, इनको 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया था, जर्मन शांति पुरस्कार। भारतीय में किसको? अमर्त्य सेन को 2020 में दिया गया है। 2022 का लास्ट ईयर का ध्यान रखिएगा। 2023 में किसको दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। ठीक है, जर्मन बुक ट्रेड का जो शांति पुरस्कार है यह जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा सालाना दिया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार है। जिस प्रकार से इस बार गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गोरखपुर प्रेस को, तो अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो है एक जर्मन भी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार है और यह सलमान रुश्दी को दिया गया है। चलिए, यह पुरस्कार 1950 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह अपने काम के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों को दिया जाता है। एस्टोनिया जो है मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। एक्चुअली पश्चिम, इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम जो यूरोप है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुका है, लेकिन मध्य यूरोप में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो मध्य यूरोप का इसलिए यह पहला देश है। मध्य यूरोप की बात की जाए तो यह पहला देश है एस्टोनिया, मध्य यूरोप में। ठीक है, मध्य यूरोप में जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला यह पहला देश बन गया है। और अगर हम ऐसे बात करें कि समलैंगिक विवाह को सर्वप्रथम अनुमति किसने दिया था, सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह को, तो वह नीदरलैंड है। पहला वो कौन सा है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड है, ठीक है, प्रथम जिसने क्या किया था? समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला देश। ओके, समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला जो पहला जो देश है वो है नीदरलैंड। इसके साथ और मैंने आपको भी क्या कहा कि पश्चिमी यूरोप में यह कानून बन चुका है। ठीक है, लेकिन मध्य यूरोप में नहीं बना है और अभी नहीं बना था, मतलब अब तो खैर स्टार्ट वहाँ भी हो गया क्योंकि एस्टोनिया जो है मध्य यूरोप का ही पहला देश है जहाँ पर समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की क्या स्थिति है? तो भारत में समलैंगिक विवाह जो है इसमें कुछ 1-2 महीने पहले काफी चर्चा भी चल रहा था, है ना? भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत में समलैंगिक विवाह साथ रह सकते हैं। ठीक है, समलैंगिक जो पेयर है वो साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह को भी कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग की एक रॉक पेंटिंग जो है वो खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है? यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि गुंटूर में, यानी गुंटूर कहाँ? आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण युग की, ठीक है, मध्य पाषाण युग की एक रॉक पेंटिंग जो है वो खोजी गई है। बस इतना ही,
ये आपके यूपीएससी में जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक होता है ना, वहाँ पे कुछ इस तरह से हिस्ट्री वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इशूज पे। क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन यानी SN जानकी रमन को आरबीआई का क्या चुना गया है? डिप्टी गवर्नर चुना गया है। किसको? स्वामीनाथन जानकी रमन को क्या किया गया है? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर चुना गया है। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन। ये किसका स्थान ले रहे हैं? ये किसका स्थान लेंगे? तो MK जैन का स्थान लेंगे। ठीक है, MK जैन का। इनका कार्यकाल जो है ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष, इनके थोड़े से कार्यकाल को देख लीजिए। ठीक है, जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल कैसा होता है? या तो 3 साल होगा या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तब तक ये रहेंगे। ओके, और इसके साथ और क्या है? DM डॉक्टर कौन है? डॉक्टर MD पात्रा, MR राव और डॉक्टर T विजयशंकर आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर है। एक्चुअली आरबीआई में ये प्रावधान है कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। तो 3 तो आप यहाँ देख रहे हैं, और चौथे कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। ये MK जैन का स्थान लेंगे। आरबीआई में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर हो सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं आज के MCQs पे। आज का MCQs क्या है देख लेते हैं। लेबर 20 यानी L20 शिखर सम्मेलन जो कि 21 से 23 जून तक निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में आयोजित किया जाएगा? तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सीधा आंसर हो जा रहा है पटना में आयोजित हो रहा है लेबर 20, जहां पर उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आमोणकर द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है? नाटो प्लस समूह का। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है? मैंने कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ है तो ये आपका न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, और यहाँ आपका सबसे ऊपर जापान हो गया, दक्षिण कोरिया यहाँ हो गया। तो ये 4 तो आपको दिख रहे हैं, और इधर आपका आ जाएंगे यहाँ, तो ये आपका इजराइल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। तो भारत अभी इसका सदस्य नहीं है, और इसी को शामिल करने के लिए क्या किया गया है? अमेरिकी सीनेट ने क्या किया? एक विधेयक को पेश किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? MK जैन, मैंने अभी कहा ना कि MK जैन की जगह किसका स्थान ले रहे हैं? जो डिप्टी गवर्नर जो स्वामीनाथन जानकी रमन है, किसका स्थान ले रहे हैं? वो MK जैन की जगह डिप्टी गवर्नर ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो किसका स्थान लेंगे? MK जैन का। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी 2023 के लिए कौन है? सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी। ये अमर्त कुमार सेन जो हैं, इनको 2020 के लिए दिया गया था। 2020 के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, 2020 के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने अग्नेय अस्त्र फर्स्ट का सैन्याभ्यास किया है, तो क्या कहाँ पे किया है? पूर्वी लद्दाख, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी लद्दाख में किया है इसने, पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटेक्निक चलो अभियान कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार, है ना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच क्या जारी किया है? जेंडर गैप रिपोर्ट दिया है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, के द्वारा पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है। स्टेटमेंट कौन सा सही है ये पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2023 है उसके अनुसार भारत की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में इस साल क्या हुआ है? 8 स्थानों का सुधार हुआ है। डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग 2023 में कितनी है? 2023 में कितनी है? 127 है, ठीक है, और लास्ट ईयर यानी 2022 में कितनी थी? 135 थी। तो कितना हुआ? 8 अंक का सुधार हुआ ही है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लैंगिक समानता के मामले में भारत जो है 146 देश में यानी 146 कंट्रीज में किस स्थान पे? 127 में। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। नंबर 8, कौन सा देश मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? एस्टोनिया। पहला देश कौन सा है? एस्टोनिया, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, ठीक है।
एस्टोनिया। चलिए, पेट्री ओरपो को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? फिनलैंड का चुना गया है पेट्री ओरपो को, फिनलैंड का। ध्यान रखने के लिए और एक किया जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है कि पेट्री क्या है, ओरपो है, तो पौ से पेट्री हो गया और पौ के बाद फॉ आता है, पौ के बाद फॉ आता है, तो पेट्री ओरपो को याद रखना आसान हो जाएगा कि उनको फिनलैंड का जो है वह, फिनलैंड का क्या किया गया है, इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संस्थान पर एक पुरातत्वविदों द्वारा मध्य पाषाण युग की शैल चित्र खोजी गई है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण युग का एक रॉक पेंटिंग खोजा गया है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लास के, वो आपके कंप्लीट हो गए। अब इस कंटेंट से रिलेवेंट हो या आपको टॉपिक से रिलेवेंट या अपना कोई सुझाव भी जो आपके हित के लिए भी हो और अन्य जो स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं उनके हित में भी ये हो, कोई भी आपका ऐसा सुझाव जिससे कुछ और हम लोग बेस्ट कर सकते हैं, तो अपना सुझाव भी जरूर दें। कहीं पे कंटेंट से संबंधित कोई अगर लगता है कि डाउट है या कमेंट से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मुझे मॉर्निंग में 10 से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। ओके, क्लास आपकी है, चैनल मेरी है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।